नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर जो आपका आज एग्जाम हुआ है उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मतलब सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये 40 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था और कुल मिला के 90 मिनट का समय आपको दिया गया था। सीधा हम आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यार इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे अपने मार्क्स को चेक कर सके। और इसके अलावा अपने क्वेश्चन पेपर को अपने साथ रखें ताकि आप हर एक क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको आप मिला सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किन दो शब्दों से हुई है। तो आपको पता है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्द मैसोस और पोटामोस से हुआ था, है ना। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे जो आपका दिया है मैसोस और पोटामोस आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 2400 ईसा पूर्व के आसपास किस भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। तो सबसे पहली भाषा आपको पता है, सबसे पहली भाषा सुमेरी थी, उसके बाद अकदी और उसके बाद आरामाइक। यानी कि 2400 ईसा पूर्व में जो अकदी भाषा है वो सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेसोपोटामिया के औजार किस धातु के बने होते थे। तो मेसोपोटामिया के जो औजार थे वो कांसा के बने हुए थे और कांसा जो था वो तांबा और रागा का मिश्रण हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन उरुक नगर में एक प्राचीनतम शासकों में से एक था। तो आपको पता है जो एनमरकर है उरुक का सबसे प्राचीन शासक था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंदाना के बारे में निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। तो आपको पता है इंदाना जो थी वो युद्ध और प्रेम की देवी थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सा ज्ञात शहर एक प्राचीनतम मंदिर नगर था। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है उरुक, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हेलेनीज कौन थे। तो हेलेनीज जो थे वो एक तरीके से यूनान के निवासी थे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ष वृत्तांत से क्या अभिप्राय है। तो वर्ष वृत्तांत एक तरीके से समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डैश एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। यार इसका बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसका आंसर बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ये पैपायरस था, है ना। पैपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता था और ये मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। और आपको पता है ये भी बात कि यार ये एक तरीके से रोमन साम्राज्य के लोग लेखन कला करने के लिए इसी का इस्तेमाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 630 के दशक तक किन दो साम्राज्यों ने अधिकांश यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका पर शासन किया। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है ईरान तथा रोम, ठीक है। ईरान तथा रोम इस समय क्या थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल साम्राज्य बन चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत निम्न में से किन दो भाषाओं का प्रयोग प्रशासनिक भाषा के रूप में होता था। तो रोमन साम्राज्य में यूनानी तथा एक तरीके से यूनानी और लातिनी भाषा का इस्तेमाल होता था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, सही उत्तर है, यूनानी तथा लातिनी भाषा का इस्तेमाल होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है रोमन साम्राज्य के दौरान अफ्रीका के लातिनी भाषी प्रांत को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो है त्रिपोलितानिया, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कहाँ से होता था। तो रोम को जो गेहूं का निर्यात होता था वो सिसिली से किया जाता था, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है रोमन साम्राज्य में चरवाहे तथा अर्ध यायावर अवन आकार वाली जिन झोपड़ियों के साथ में लेकर घूमते रहते थे उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो मैतालिया इसका आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है मक्का डैश और डैश के बीच व्यापारिक मार्गों को एक चौराहे पर स्थित था। तो यमन और सीरिया, ठीक है, यमन और सीरिया यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किस घटना के बाद इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो आपको पता है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत तब से हुई थी जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का से मदीना जाना पड़ गया था, है ना। तो आपको पता है डेट 622 में है ना, ये 622 में हुआ था। और इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी है, पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना कूच कर जाने के बाद। कूच कर मतलब होता है कहीं और जाना, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हिजरी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। तो 354 दिन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको पता है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 में हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19
हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के शासन के समय हुई, ठीक है। यानी कि हिजरी सन की जो स्थापना है वो किस खलीफा के समय काल में हुई थी, तो उमर ने किया था, ठीक है। उमर खलीफा के समय काल में इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, निम्न में से कौन सा वर्ष हिजरी सन का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो 622 ही माना जाएगा, जाहिर सी बात है 622 में शुरू हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का अभिप्राय है, तो मध्यकाल यूरोपीय इतिहास में 5वीं से 15वीं सदी का जो समय काल है उसको हम क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शासक को पोप के द्वारा पवित्र रोम सम्राट की उपाधि दी गई, ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रांसीसी पादरियों के अनुसार 3 वर्गों के बीच वर्गीकरण का आधार क्या था, तो इसका जो 3 वर्ग जो बनाए गए थे वो कार्य के आधार पे बनाए गए थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्यूडल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो फ्यूडल जो सोसाइटी है उस पुस्तक के लेखक थे मार्क ब्लॉक, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूरोपीय समाज की 3 श्रेणियां कौन सी थी, तो ईसाई थे, है ना, अभिजात वर्ग, अब ईसाई पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक, यानी कि इसमें जो ऑप्शन बी आपका दिया गया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामंतवाद से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखिए, अभिजात द्वितीय वर्ग, कृषक द्वितीय वर्ग, लॉर्ड तृतीय वर्ग, मजदूर द्वितीय वर्ग। तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिया गया है ना, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है, अभिजात द्वितीय वर्ग में आते थे, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर धार्मिक पुस्तक की पहचान कीजिए। इस पुस्तक के 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है और सबसे छोटा अंत में है, तो ये है कुरान, ठीक है। कुरान की बात यहाँ पे की जा रही है, ऑप्शन सी कुरान है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान करनी है, चरित्र, ठीक है। कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों का एक समूह, कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो पादरियों के विपरीत नगरों और गांवों में एकांत जीवन जीना पसंद करते थे, तो जो मतलब नगरों और गांव से अलग एक तरीके से जो एकांत में जीवन जीना पसंद करते थे उनको हम कहते हैं भिक्षु, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूफीवाद के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो असत्य कथन आप इसको पढ़ ले, सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला था, ये बिल्कुल सही है। सूफीवादों के लिए भाई जो सबका द्वार था वो खुला हुआ था। सूफी आनंद उत्पन्न करने एवं भावावेश उद्दीपन करने के लिए संगीत समारोह का आयोजन करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। सूफी समाज में विभेद उत्पन्न करते थे, विभेद मतलब है भेदभाव। देखो यार, सूफी संतों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, सभी के लिए इनका दरवाजा खुला था, कोई भी सूफी मत को अपना सकता था, ठीक है। सूफी भौतिक पदार्थ एवं सुखों से दूर रहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे अगर असत्य कथन की बात करें तो सी भाई गलत दिया हुआ है, असत्य है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का एक नया सिक्का चलाया जिसका नाम सॉलिड था, बिल्कुल सही है, सॉलिडस था, ठीक है। और कारण है कि सॉलिडस 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना था। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन के हिसाब से भाई इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है, ठीक है, डी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है तो अब्बासियों का विद्रोह खुरासान से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। दमिश्क से तेज चलने वाले घोड़े में से खुरासान 20 दिन में पहुंचा जा सकता था, पहुंच सकते थे। 785 में अब्बासियों ने उम्मैद वंश का स्थान ले लिया, ये भी बिल्कुल सही है। उम्मैद पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है, असत्य कथन है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही सुमेलित है, ठीक है, मतलब सही विकल्प चुनना है। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी और मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की। कॉन्स्टेंटाइन के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने तो सॉलिड नाम का सिक्का चलाया था, ये तो गलत है भाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहला और दूसरा आपका क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम
क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान करना है। फिर से चरित्र, आपको चरित्र की पहचान करना है, मतलब व्यक्ति की पहचान करना है यहाँ पे। तो इस्लामी काल का एक प्रसिद्ध चिकित्सक एवं दार्शनिक, ठीक, और वह विश्वास नहीं करता था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चिकित्सा के सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो थे वो इब्न सीना थे, ठीक है, इब्न सीना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न विवरण के आधार पर चरित्र को पहचानिए। फिर से आपको चरित्र की पहचान करनी है। वह फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए फरात की खाड़ी तक पहुंच गया। इतिहासकार कैसियन डियो के अनुसार वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को ललाहित नजरों से देख रहा था कि काश वह सिकंदर की तरह जवान होता। तो ये बात मेरे हिसाब से त्रजान के बारे में कहा गया है। त्रजान ने ये मतलब बातें उसके बारे में लिखी गई है। तो त्रजान यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको सही मिलान का चयन करना है। देखिए, गिलगेमिस क्या था, एक महान योद्धा था, यानी कि ये आपका दूसरे के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा, यानी कि अगर आप देखो तो ए का दूसरा, यानी कि यहाँ पे डी में दे रखा है। उसके बाद हम बी की बात करें, एनमरकर, तो एनमरकर क्या था, एक शासक था, ठीक है, यानी कि बी का तीसरा चला जाएगा। किलाकार क्या थी, एक लिपि थी, यानी कि सी का चौथी में चला जाएगा। और डी की बात करें, अकदी, तो अकदी एक भाषा थी, यानी कि ये पहले में चला जाएगा। अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन बिल्कुल जो डी दिया गया है, ऑप्शन डी, वो आपका यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रोमन सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर एक नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया और सेनेटरों के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी। आपके विचार से सम्राट गैलिनस ने ऐसा क्यों किया होगा? इस क्वेश्चन का अगर आप उत्तर बताओगे, सही उत्तर होगा आपका, वह साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, बिल्कुल सही है। यह फरात तथा दर्रा नदी के मध्य विकसित हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। कला, गणना एवं गणित इसकी बड़ी देन है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 37 के बाद 38, कौन सा युग सही सुमेलित है, मतलब सही मिलान कौन सा है? तो पैगंबर मोहम्मद, खुरासान, ये तो नहीं लग रहा। अली संदेश वाहक, ये भी नहीं है। मुआविया अब्बास का वंशज, ये भी नहीं है। वेदुई खाना बदोश, देखो खाना बदोश को हम वेदुई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या है, सही उत्तर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको चरित्र की पहचान करनी है। इसमें है, इस सम्राट का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का उच्चतम काल था। इसने अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ाया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जस्टिनियर, ठीक है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस्लाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही कथन का आपको चुनना है। इस्लाम के कथन में कौन सा सही है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश था, बिल्कुल सही है। मक्का के मुख्य धर्म स्थल पर कुरैश कबीले का नियंत्रण था, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस स्थल को काबा कहा जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सभी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूसरा खलीफा डैश ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उमर ने इस्लाम धर्म के विस्तार में विशेष योगदान दिया था, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांत में शामिल नहीं है? केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, ये तो है भाई। इबादत की विधि थी दैनिक प्रार्थना, खैरात बांटना तथा चोरी ना करना, ये भी बिल्कुल सही है। सुबह शाम योग करना, यार योग करने की बात तो भाई इन्होंने नहीं की थी, यानी कि ऑप्शन ई आपका सी सही उत्तर है। अगर आप नीचे वाला देखो, उम्मा की स्थापना करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से सामंतवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है।
तो सामंतवाद के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें मतलब एक तरीके से इसमें गलत है। ठीक है, लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था, ये बिल्कुल सही है। वह गांव पर अपना नियंत्रण रखता था, ये भी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो बिल लगा है इसको आप ना माने, जो मैं टिक करूंगा उसको आप मान के चले। उसके बाद है किसी छोटे मेदर की जागीर में लगभग दर्जन भर परिवार हो सकते थे, ये भी बिल्कुल सही है। मेदर नाइट के नियंत्रण में काम करता था, तो ये बिल्कुल भाई क्या है, गलत है। यानी कि आपको ये असत्य कथन ऑप्शन डी यहाँ पे लगाना था, क्योंकि मेदर पर नियंत्रण किसका होता था, लॉर्ड का होता था, ना कि नाइट का। नाइट का तो फीफ पे नियंत्रण होता, फीफ वाली भूमि में होता था। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, सामंतवाद के संदर्भ में निम्न में से निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनने हैं आपको। तो कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी, बिल्कुल सही है। यह राजा पर निर्भर नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप एवं पादरी करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और कथन दिया गया है कि यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे, इसलिए शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। तो ये भाई कथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। कारण, इसमें एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिसको जो नाइट कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण दे रही है। उसके बाद ये चित्र देख लेते हैं। जो चित्र है वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का चित्र है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर है। उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो क्वेश्चन दिया है वो है रोमन गणतंत्र में शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी। तो रोमन साम्राज्य जब गणतंत्र था तो उस समय सेनेट के हाथों में शासन व्यवस्था थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे का जो क्वेश्चन है पूरे आपका पैराग्राफ पे आधारित है। पैराग्राफ को आप रीड करें, मैं सीधा आपको क्या करूंगा, उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, उत्तर है कैथोलिक चर्च कहाँ से कर उगा सकते थे। ठीक है, तो राजा द्वारा दी गई भूमि। आप लोगों ने अगर पैराग्राफ को रीड किया होगा पता चल जाएगा आपका इसका उत्तर। सारा कुछ आपको पैराग्राफ में ही मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद कैथोलिक चर्च एक डैश संस्था थी। तो कैथोलिक चर्च एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी, ऑप्शन डी सही है। 49 देखते हैं। ईसाई समाज का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता था। तो ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप एवं पादरी द्वारा किया जाता था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 है पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कहाँ रहते थे। तो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष रहते थे रोम में। ठीक है, ऑप्शन डी था इसका सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है धर्म उपदेश एवं प्रार्थना सुनने के लिए लोग चर्च में किस दिन एकत्रित होते थे। तो भाई रविवार को एकत्रित होते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है पोप एक पादरी किस वर्ग के अंग थे। पोप एवं पादरी जो थे वो किस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो प्रथम वर्ग के थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो भी पैराग्राफ पे आधारित है। आप इस पैराग्राफ को रीड किए होंगे तो आपको पता होगा। सीधा हम आंसर की बात कर लेते हैं। बेनेडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में कितने अध्याय थे। तो भाई अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा 73 लिखा हुआ है ना, देखो 73 लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 73 अध्याय थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन अगर सत्य की बात करें तो इसमें विनम्रता का अर्थ चटुकारिता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत कथन है। आलस्य ही आत्मा का मित्र है, ये भी गलत है। प्रत्येक भिक्षुओं को निजी संपत्ति रखनी चाहिए, ये भी गलत है। भिक्षुओं को बोलने की आज़ादी कभी कभी दी जाती थी, ये आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। उसके बाद 55 देख लेते हैं। भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक डैश मठों में होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेनेडिक्ट आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है हस्तलिखित पुस्तक को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो हस्तलिखित पुस्तक को कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, जो हाथों से लिखी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है भिक्षुओं के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों थी। तो भिक्षुओं के लिए नियमों की आवश्यकता थी उनके जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद है क्वेश्चन 58 विद्यार्थियों को उक्त स्रोत से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है आपको। ठीक है, तो निश्चित समय पे शारीरिक श्रम करना चाहिए, अध्ययन मेहनत से करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी शिक्षाएं आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम मानचित्र को देख लेते हैं। मानचित्र में आपको ए और बी दो लोकेशन टिक किए गए, उसको बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों ए है जो 59 क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र में बिंदु ए है जहाँ से अब्बासी क्रांति की शुरुआत हुई थी। बिंदु को पहचान कर सही विकल्प चुनिए। तो ये जो जगह है वो है खुरासान। ठीक है, ऑप्शन बी खुरासान आपका यहाँ पे सही था। और 60 को देख लेते हैं। 60 जो है दी गई मानचित्र बी जो अंकित है उसे मिस्र की राजधानी को पहचानना है। तो मिस्र की राजधानी थी काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा।
ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको बता दिया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार आगे बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।